कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, भारत भूगोल अध्याय 13 भारत जनसंख्या घनत्व वितरण वृद्धि और काल, ये अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस अध्याय में जितने भी जो टॉपिक है, समस्त टॉपिक को मैंने विस्तार से समझा करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। यदि किसी विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकता है। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 14, जिसका नाम है जनसंख्या संरचना। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आइए तो अपन इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात आती है जनसंख्या संरचना। जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, है ना। यानी किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। ये किसी क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग होते हैं उनको अपन जनसंख्या कहते हैं। अब यहाँ दूसरी बात आ रही है, जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं? जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं? देखो, जनसंख्या संरचना की परिभाषा है कि एक समूह के भीतर जो लोगों की जो विस्तृत व्यक्तिगत जानकारियाँ होती है, लोगों की विस्तृत व्यक्तिगत जो जानकारियाँ होती है उनको अपन जनसंख्या संरचना कहते हैं। ये इतनी सी परिभाषा है और इस परिभाषा को अपने को याद करना है। जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं? एक समूह के भीतर जो लोगों की जो विस्तृत व्यक्तिगत जानकारियाँ हैं उनको अपन जनसंख्या संरचना कह सकते हैं। अब देखो, अब अपन पढ़ाते हैं इसको आगे विस्तार से। जनसंख्या संरचना की बात आ रही है तो देखो, यहाँ बात आ रही है कि किसी भी देश की जो जनसंख्या की जो संरचना होती है, किसी भी देश की जनसंख्या की जो संरचना होती है वो वहाँ की जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है। तो अब यहाँ ये क्या कहना जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी जो देश की जो जनसंख्या है, किसी भी देश की जो जनसंख्या की जो संरचना है वो उस देश की या वहाँ की जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है। अब जनसंख्या संरचना में आपको पता है कि आज मान लो कोई भी देश ले लो आप, किसी भी देश में, चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, उस देश में जो निवास करने वाले लोग हैं ना, उन लोगों की आपको पता है कि उस देश की जो जनसंख्या है उनकी अपनी एक सामाजिक विशेषताएं होती है ना। यानी उनकी उस देश की कुछ सामाजिक विशेषताएं होती है। तो जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं में सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं किसका? आयु वर्ग का। तो आपको पता है कि जनसंख्या को अपन अलग अलग आयु वर्ग में बांट करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो जनसंख्या संरचना में सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? आयु वर्ग का। अब आपके प्रश्न आ जाए कि जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं, तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई है। पर अब यहाँ बात आ रही है कि जनसंख्या संरचना में किन भागों का अध्ययन किया जाता है, किन कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहली बात आ रही है कि जनसंख्या संरचना में आयु वर्ग का अध्ययन किया जाता है। अगर मान लो किसी देश की जो जनसंख्या है, अब आप तो वहाँ की जो जनसंख्या है ना उसको अपन अलग अलग आयु के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे 0 से 14 वर्ष तक के जो है ना बच्चे हैं उनको अपन किशोर वर्ग है, या 15 से लेकर के 59 साल तक के जो लोग हैं, है ना, 15 से लेकर 59 साल तक के जो लोग हैं उनको अपन प्रौढ़ वर्ग कह सकते हैं, युवा वर्ग कह सकते हैं। और 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग को अपन कह सकते हैं वृद्ध लोग। तो अब इसमें 2 वर्ग आए ना, 0 से 14 और 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग। ये जनसंख्या कौन सी कहलाएगी? ये जनसंख्या आश्रित कहलाती है। कौन सी जनसंख्या कहलाती है? आश्रित। यानी ये आश्रित क्यों कहलाती है? ये युवा वर्ग 15 से जो 59 वर्ष तक की जो जनसंख्या है, युवा वर्ग या प्रौढ़ वर्ग, उसके ऊपर आश्रित है। इनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, इनकी बीमारी का खर्चा, कोई भी खर्चा है तो आपको पता है वो युवा वर्ग यानी प्रौढ़ वर्ग करता है। अब दूसरा जो भाग है ना आयु वर्ग के बाद में, आयु वर्ग के बाद में आ रही है लिंग विश्लेषण, लिंगानुपात। यानी आपको पता है कि लिंग विश्लेषण का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? जनसंख्या संरचना में किया जाता है। स्त्री पुरुषों का लिंगानुपात, स्त्री पुरुषों का लिंगानुपात। अब देखो, स्त्री पुरुष लिंगानुपात है। जैसे लिंगानुपात की परिभाषा में आपको बताता हूँ, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और आज अब हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जो लिंगानुपात है, स्त्री पुरुष लिंगानुपात, वो हमारे सिलेबस के अनुसार राजस्थान बोर्ड में 1000 पुरुषों के पीछे 940 स्त्रियाँ हैं। कितनी स्त्रियाँ हैं? 940 स्त्रियाँ। और भारत में पिछले अगर अपन 1901 से लेकर 2011 की जनगणना की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो 1901 में रहा है। 1901 में कितना रहा है? 972। और
2001 की जनगणना में 933 था और 2011 की जनगणना में ये 940 हो गया। यानी आपको पता है कि 933 से 940 हो गया 2001 से 2011 में, यानी लिंगानुपात में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब ये लिंगानुपात में जो थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? आपको पता है कि इसके पीछे कारण है साक्षरता, यानी शिक्षा को बढ़ावा मिलना, शिक्षा के प्रसार के कारण, है ना। अब दूसरी बात आपको पता है कि यहाँ आयु वर्ग के बाद में अपन ने अध्ययन किया था लिंगानुपात का। अब देखो यहाँ बात अपन अध्ययन करते हैं जनसंख्या संरचना में निवास स्थान। किसी भी देश में जो निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है, उनका अपना एक निवास स्थान होता है। यानी आपको पता है कि वो अलग अलग राज्यों में, नगरों में, शहरों में, कस्बों में, ढाणियों में निवास करते हैं। तो यानी जनसंख्या का जो निवास स्थान है ना, जनसंख्या का निवास स्थान, ये भी किसका भाग है? जनसंख्या संरचना का भाग है ना, जनसंख्या संरचना का भाग है। अब देखो इसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं कि मानव जातीय लक्षण। जनसंख्या संरचना का अगला भाग है मानव जातीय लक्षण। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मानव जातीय लक्षण क्या होता है? यानी मानव तो आपको पता ही है, मानव में भी अलग अलग प्रकार की जातियाँ होती है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ होती है। जैसे भी मैं आपको बताता हूँ, अनुसूचित जाति, जनजाति, है ना। जैसे आप देखो विश्व की कई प्रकार की जनजातियाँ हैं, भारत में ले लो आप। जैसे विश्व में एस्किमो जनजाति है, एस्किमो, गोंड है, बुशमैन है, भील है ना। कई प्रकार की ऐसी जनजातियां हैं या कुछ जातियां हैं, कुछ प्रजातियां हैं जिनके अपने कुछ लक्षण होते हैं। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनावा, है ना, सब अलग अलग होते हैं। उनके लक्षण ही अलग होते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है। जैसे आज आप आदिवासी ले लो, आप आदिवासियों के लक्षण कुछ अलग ही होते हैं। जैसे आज आप देख लो कि स्थानांतरण कृषि कार्य का कार्य है, भारत में जो स्थानांतरण कृषि का कार्य है, झूमिंग कृषि का जो कार्य है, वो आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। यानी प्रत्येक जाति के अलग अलग लक्षण होते हैं। उनका आपको पता है कि उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका पहनावा अलग होता है ना। यानी वो उनकी संस्कृति विशिष्ट होती है, उनकी विशिष्ट संस्कृति होती है। तो ये सब आपको पता है कि मानव जातियों में अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। कोई जंगलों में निवास कर रहा है, कोई बर्फीले प्रदेशों में निवास कर रहा है ना। कोई कच्चा मांस खा रहा है, कोई आखेट करने का कार्य कर रहा है, कोई आखेट यानी शिकार का कार्य कर रहा है, कोई पशुपालन का कार्य कर रहा है, कोई मछली पालन का कार्य कर रहा है। तो ये मानव की जो जातियां हैं, प्रत्येक जाति के अपने अलग अलग लक्षण होते हैं। और अब देखो अगली बात आ रही है कि जनजातियां। जनसंख्या संरचना में अगला भाग है जनजातियां। अब जनजाति किसे कहते हैं? जनजातियां आपको पता है कि जैसे आप देख लो कि आज हमारे सिलेबस के अनुसार अपन पढ़े हैं, जैसे दूसरा पार्ट लो आप, विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं। जनजातियां घने जंगलों में निवास करती है, घुमक्कड़ जीवन जीती है, ये अपना आवास हमेशा स्थायी नहीं बनाती है। यानी आपको पता है कि भोजन की तलाश में, भोजन या पानी की तलाश में, शिकार की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण यानी प्रवास करते रहते हैं। ये कभी भी अपना आवास स्थायी नहीं बनाते, यानी अस्थायी अधिवास बनाते हैं, तंबुओं में निवास करते हैं। जैसे आपको पता है एस्किमो जनजाति के लोग इग्लू, बर्फ के घरों में रहते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के आदिवासी जो जनजातियां हैं, ये घने जंगलों में निवास करती है, घुमक्कड़ जीवन जीती है, दुर्गम व पहाड़ी इलाकों में निवास करती है ना। स्थानांतरण या झूमिंग कृषि का कार्य करती है, आखेट करने का कार्य करती है। तो ये सब मतलब कि ये सब जनजाति के लक्षण है, यानी कि इससे हम जनजाति के रूप में मान सकते हैं कि जनजाति किसे कहते हैं, है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब देखो जनजातियों के बाद में क्या है, भाषा। देखो अगर किसी भी देश में अगर जनसंख्या निवास करती है तो उसकी अपनी एक भाषा होती है। तो आपको पता है कि भाषा भी प्रत्येक समुदाय के अलग अलग होती है ना। यानी आज आप देख लो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, कई प्रकार के धर्म है। और इन धर्मों में भी कई प्रकार की जातियाँ हैं, समाज है, और प्रत्येक समाज की जाति की अपनी एक अलग अलग भाषा होती है। जैसे आज आप देख लो गुजरात में जाइए, गुजराती भाषा है, पंजाबी भाषा है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मारवाड़ी है राजस्थान में। तो ये भाषा भी आपको पता है कि जनसंख्या का संरचना का भाग है। तो ये जनसंख्या संरचना का भाषा भी भाग है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाषा, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, हिंदी में अपन पढ़ते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, पढ़ते हो ना आप हिंदी में कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा के अंदर आपको पता है कि व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। भाषा में व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है। और क्या करता है, भाषा के माध्यम से आपको पता है कि हम जिन ध्वनियों का उपयोग करते हैं, जो भी ध्वनि का अपन उपयोग करते हैं, है ना, वो सब भाषा के अंदर ही आते हैं। तो अब यहाँ बात आ रही है कि जो भाषा है उसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने मुख से
व्यक्ति क्या कार्य करता है, व्यक्ति अपने मुख से कुछ वाक्यों को, है ना, या शब्दों को क्या करता है, उच्चारित करता है, कुछ वाक्यों को या शब्दों को उच्चारित करता है ना। तो उन वाक्यों की जो समूह होता है ना, उन वाक्यों का जो समूह होता है उसको अपन भाषा के रूप में समझ सकते हैं। तो अब यहाँ देखो, ये मैंने आपको परिभाषा बताई वैसे भाषा की, परंतु जनसंख्या की अपनी एक भाषा होती है, प्रत्येक समुदाय अलग अलग भाषा बोलता है और उसके बाद में भाषा से ही उसकी संस्कृति का पता लग जाता है। अब आप देखो, आगे बात करते हैं अपन भाषा के बाद में कि जो जनसंख्या की जो अपन संरचना की बात कर रहे हैं, उसमें भाषा के अलावा अपन पढ़ेंगे मुख्य रूप से जो ये धर्म है ना, भारतीय संस्कृति में जो धर्म है, अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ जनसंख्या निवास करेगी जिस देश में, वहाँ जनसंख्या के अपने अलग अलग धर्म होते हैं, है ना। जैसे लोगों में आपको बताया, कुछ लोग हिंदू धर्म के होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ सिख होते हैं, कुछ ईसाई होते हैं, कुछ पारसी धर्म के लोग होते हैं, कुछ बौद्ध धर्म के लोग होते हैं। तो आपको पता है कि प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार के धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो धर्म भी किसका भाग है, ये भी जनसंख्या संरचना का भाग है। तो इसका अध्ययन धर्म का अध्ययन है वो हम जनसंख्या संरचना में ही करते हैं। धर्म के बाद में आती है वैवाहिक स्थिति। तो मैंने भी आपको बताया कि जनसंख्या में आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, धर्म में कई प्रकार की जातियाँ होती है, समाज होते हैं, और प्रत्येक समाज में, प्रत्येक जाति में विवाह की स्थिति अलग अलग होती है। किसी में फेरे होते हैं, किसी में नाम मात्र के फेरे होते हैं, है ना। तो मतलब कि उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं वैवाहिक स्थिति में। अब अगली बात आ रही है साक्षरता। प्रत्येक देश में जो निवास करने वाले लोग होते हैं उनकी अपनी एक साक्षरता होती है, यानी साक्षरता किसे कहते हैं, अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारे भारत में साक्षरता उस व्यक्ति को कहते हैं जो 7 वर्ष का हो, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है, वो क्या कहलाएगा, वो साक्षर कहलाएगा। अब आता रही है साक्षरता के अलावा शिक्षा। साक्षरता के अलावा क्या आ रही है, शिक्षा। तो शिक्षा आपको पता है कि मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है, व्यक्ति शिक्षित होने के पश्चात अपने परिवार का, अपने समाज का विकास कर सकता है। व्यक्ति शिक्षित होने के पश्चात उस शिक्षा प्राप्त करके आपको पता है वो डॉक्टर बन सकता है, मरीजों का इलाज कर सकता है, डॉक्टर बन करके चिकित्सक है, अध्यापक बन करके पढ़ा सकता है, वकील बन करके कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो शिक्षा भी आपको पता है जनसंख्या के विकास को बढ़ावा देती है। उसके बाद में शिक्षा के बाद में बात करते हैं व्यवसाय। व्यावसायिक संरचना, यानी व्यावसायिक संरचना या व्यावसायिक विशेषता, ये भी जनसंख्या संरचना का भाग है। अब ये जनसंख्या संरचना का क्यों भाग है, जनसंख्या यानी जन यानी जनता, लोगों की संख्या। तो लोग क्या क्या कार्य करते हैं, लोग मैं आपको बता रहा हूँ, देखो समझाने के लिए। लोग अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए व्यवसाय का कार्य करते हैं, है ना, शिक्षा ग्रहण करते हैं, आयु वर्ग का इसमें अध्ययन करते हैं, लिंगानुपात का अध्ययन करते हैं, परिवार का अध्ययन करते हैं। इसीलिए आपको पता है ये सब पढ़ाया जा रहे हैं कि जनसंख्या संरचना में ये जो जितनी भी जो सामाजिक विशेषताएं हैं ये सब ये जनसंख्या संरचना के भाग है। तो जनसंख्या संरचना में आगे देखो अपन पढ़ते हैं व्यावसायिक संरचना। प्रत्येक जनसंख्या का अपना अपना अलग अलग व्यवसाय होता है। किसी के माता पिता खेती का कार्य करते हैं, किसी के माता पिता पशुपालन का कार्य करते हैं, कोई मछली पालन का कार्य कर रहा है, कोई आखेट का कार्य कर रहा है, किसी के पिता डॉक्टर है, अध्यापक है, किसी के चिकित्सक है, किसी के वकील है ना, कोई उद्योग में काम कर रहे हैं, कोई आपको पता है कि छोटे मोटे व्यवसाय में लगे हुए हैं, कोई आपको पता है कि मछुआरे मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो आप ये जनसंख्या की बात आ रही है कि इनका व्यवसाय, प्रत्येक जनसंख्या में जो लोग होते हैं उनका व्यवसाय अलग अलग होता है, और जैसा व्यवसाय होगा ना वैसा ही उनका जीवन का स्तर होगा। अगर वो शिक्षित होकर के एक अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं तो उनका लोगों का जो स्तर होगा वो अच्छा होगा, बेहतर उनको सुविधाएं मिलेगी, वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे। अगर मान लो उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो जिसके चलते आपको पता है कि वो अपने परिवार का वैसा ही विकास कर पाते हैं, और देखिए जिसके चलते उनका जीवन स्तर निम्न हो जाता है। उसके बाद में देखो आगे पढ़ते हैं अपन, आयु वर्ग का भी अपन ने पढ़ लिया था अध्ययन, लिंगानुपात का पढ़ लिया अपन ने, उसके बाद में साक्षरता का पढ़ लिया, धर्म के बारे में पढ़ लिया। ये सब है ना, ये जितने भी जो टॉपिक है ये जनसंख्या संरचना के भाग है। ये जो प्रश्न है जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पिछले सालों के पेपर में आ चुका है। तो अगर आ जाए तो आपको क्या बताना है कि जनसंख्या संरचना में किन किन भागों का अध्ययन किया जाता है। तो आयु वर्ग है, लिंगानुपात है, साक्षरता है ना, ये जो भी भाग है इन सब का अध्ययन जनसंख्या संरचना में किया जाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे जनसंख्या संरचना है ना, वैसे अपन देखो एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे ग्रामीण जनसंख्या संरचना है, गाँव की जनसंख्या की संरचना है, या गाँव में सामाजिक संरचना ले लो आप, जनसंख्या का तो मैंने आपको बता ही दिया।
तो ग्रामीण सामाजिक संरचना में गांव में आपको पता है जो समाज होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे गांव में आपका परिवार होता है ना, परिवार होता है। परिवार के साथ आपको पता है गांव में अलग अलग प्रकार की जाति के लोग रहते हैं, गांव में अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, है ना। और इसके अलावा आपको पता है शिक्षा है, किसी में शिक्षा का स्तर कम होता है, किसी में शिक्षा का स्तर कम होता है ना, ज़्यादा होता है। तो ये सब आपको पता है कि ग्रामीण सामाजिक संरचना का ये भाग है। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। मैंने आपको टॉपिक भेजा था। दूसरा टॉपिक है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहे हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या का भाग है ग्रामीण जनसंख्या का, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। आज हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक गाँव का देश है, भारत गाँव का देश है। आज भी हमारे भारत में लगभग 55% लोग खेती करने का कार्य करते हैं, है ना। आप ये देखो कि 1900 अगर अपन 21 की बात करें, 1921 में आपको पता है भारत में लगभग 89% जनसंख्या कहाँ रहती थी, गांव में निवास करती थी। और गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, प्राथमिक व्यवसाय, कृषि करना, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, है ना, अकेट करना, लकड़ी काटना, खनन कार्य, ये सब आपको पता है प्राथमिक कार्य के भाग है। अब देखो अगर अपन बात करें ना 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार आप देख लो कि हमारे आज जो भारत में है 6,40,000 6,40,867 6,40,867 ये गाँवों की संख्या है। और इसमें भी आप देख लो कि भारत में सबसे ज़्यादा जो गांव वाला जो राज्य है ना वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इसकी अंदर गाँव की संख्या कितनी है, भारत में सर्वाधिक गांव वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 1,06,704। इसी प्रकार आप देख लो कि हमारे राजस्थान में देख लो 44,672 गाँव है। कितने गाँव है, 44,672 गाँव है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें, जैसे उदाहरण के लिए आप महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में आपको पता है कि 43,663 गाँव है ना। मध्य प्रदेश में 54,000 है। तो अपने को आंकड़ों के अनुसार अगर अपन देखें ना, ये जितने भी अपने किताब में आंकड़े दे रखे हैं, तो अपने को आंकड़ों के क्वेश्चन कम से कम पढ़ने हैं। यानी ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2021 की जनगणना में नए आंकड़े आने वाले हैं, तो आप इनको इतनी गहराई से ना लें। आपको याद करना है एक तो अधिकतम और एक याद करना है न्यूनतम। और वो भी किस लिए, वो भी आपको पता है कि अभी जो वर्तमान जो अपने 2021 में जो बोर्ड की परीक्षाएं होगी उसमें अधिकतम और न्यूनतम ही पूछा जाता है, बाकी अदरवाइज अन्य आंकड़े बहुत कम पूछे जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अपन देखें ना, तो भारत में लगभग 31.20% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 31.20% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, नगरों में निवास करती है। तब आप देख लो कि ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात बहुत अधिक है और नगरीय जनसंख्या का अनुपात कम है। अब लोग देखो, लोग गाँव को छोड़ के नगरों में क्यों जा रहे हैं, लोग गांव को छोड़ के नगरों में क्यों जा रहे हैं। आपको पता है कि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बेहतर सुविधा प्राप्त करने के लिए, है ना, अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए व्यक्ति लोग गाँव को छोड़ के नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। परंतु व्यक्ति अगर गाँव को छोड़ के नगर में चला भी गया, अगर मान लो उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है, मान लो उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो आपको पता है कि उसे महंगाई का सामना करना पड़ता है वहाँ नगर में। और आपको पता है कि नगर में मकान का किराया बहुत महंगा होता है, भीड़ भाड़ की समस्या है ना। तो उसके जीवन स्तर में आपको पता है कि वो अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए जाता है गांव से नगर में, परंतु जब वहाँ जाकर के उसको सफलता नहीं मिलती है तो आपको पता है वो कई बार कर्ज के जाल में फंस जाता है। अब उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि ये तो मैंने आपको बताया कि भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या का जो भाग है हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार, वो अपने को याद रखना है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं मैं बताता हूँ। भारत में सर्वाधिक गाँव वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। 1921 में भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती थी, क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 2011 की जो जनगणना के अनुसार कुल गाँव की संख्या कितनी है, तो वह है 44,672। ये अपने को ध्यान रखने हैं। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं। अगर आपको गांव की परिभाषा नहीं है, देखो गांव किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि गांव किसे कहते हैं। गांव आपको पता है कि जो छोटी छोटी जो बस्तियाँ होती है, गांव छोटी छोटी बस्तियों से मिलकर बना होता है। जैसे ग्रामीण बस्तियाँ ना, ग्रामीण अभी मैंने आपको बताया ग्रामीण जनसंख्या संरचना, तो ग्रामीण जनसंख्या संरचना में गाँव किसे कहते हैं, तो गाँव कहते हैं
गांव आपको पता है कि छोटी छोटी बस्तियों से मिलकर बना होता है। इसमें आपको पता है कि 100 मकानों से लेकर 100 बस्तियों से लेकर कुछ हज़ार तक इनकी संख्या हो सकती है, उसको अपन गांव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और अब बात आ जाती है कि गांव प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं, जैसे खेती करने का कार्य, कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, पशुपालन के कार्य में संलग्न होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं नगरीय जनसंख्या। 1900 देखो, नगरीय जनसंख्या की बात आ रही है तो 1981 की जनगणना के अनुसार 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में आपको पता है कि अलग अलग आकार वाले आपको पता है कि 3245 क्या थे, नगर थे, दो, है ना। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में अलग अलग आकार वाले कितने नगर थे, ये नगर थे 3245, जिनमें आपको पता है कि कितने लोग निवास करते थे। इन नगरों में 3245 नगरों में 19.50 करोड़ यानी 19.5 करोड़ लोग निवास करते थे। कितने लोग निवास करते थे? 19.5 करोड़। और देश की जो कुल जनसंख्या ना, जो उस समय जो देश की कुल जनसंख्या थी, देश की कुल जनसंख्या आपको पता है कि में नगरीय जो जनसंख्या का जो अनुपात था वो 23.4% था। कितना प्रतिशत था? उस समय नगरीय जनसंख्या का अनुपात था 23.4%। तो उसके बाद में देखो, अगर अपन नगरीय जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो 1921 है ना, 1921 तक जो नगरीय जनसंख्या थी उसमें आपको पता है कि हमें वृद्धि देखने को मिली। 1921 तक आपको पता है कि जो नगरीय जनसंख्या है उसमें वृद्धि देखने को मिली, परंतु उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण था प्राकृतिक वृद्धि दर। अब प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। और 1921 में के बाद में आपको पता है कि मृत्यु दर में गिरावट आई। 1921 के बाद में मृत्यु दर में गिरावट आई, इसके कारण भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। और उसके बाद में देखो, और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, आप 1951 से लेकर के 1961 का जो दशक है, 1951 से 1961 के दशक को छोड़ दो, यानी 1951 से लेकर के 1961 का जो दशक है उसको छोड़ दो। बाकी आपको पता है कि 1931 के बाद में भारत में आपको पता है कि जो नगरीय जनसंख्या ना उसमें लगातार वृद्धि हुई। 1931 के बाद में भारत में नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 1951 से लेकर के 61 में आपको पता है कि नगरीय जनसंख्या में कमी आई है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और ये टॉपिक मैंने जो भी आपको भेजे हैं उनसे संबंधित मैंने आपको ये समझाने के लिए भेजा है। और ये जो नगरीय जनसंख्या का भी अपने टॉपिक पढ़ा है ना, इसमें क्या क्वेश्चन बनता है? तो अपने को क्वेश्चन बनता है कि 1981 की जनगणना के अनुसार, है ना, भारत में कितने नगर थे, ये क्वेश्चन बनता है। और इन नगरों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी, है ना। और उस समय नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना प्रतिशत था, है ना। उस समय नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो था वो कितना प्रतिशत था। तो ये इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और एक आपको पता है कि भारत में किस दशक में, आपको पता है किस दशक के बाद में नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है, तो वह है 1931 के दशक के बाद में आपको पता है कि भारत में नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। और हम अगली वीडियो में हम इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। तब तक सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।